अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। यासिर, आप बताएं, आप कैसे हैं? हम गुड हमारा और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले भी सब खैरियत से हों और उम्मीद यही रखते हैं हमेशा। मगर ये कि जिस तरह के हालात हैं हालात उसके हैं, बाद थोड़ा सा एग्जैक्टली। मुश्किल होता है ये चीज़ एक्सपेक्ट करना। वेल एनी हाउ मामला चल रहे हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हालात हज़रा के हवाले से ना सिर्फ गुफ्तगू की जाए बल्कि साथ साथ आपको ख़बरों से भी आगाह रखा जाए और ये सिलसिला आज भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत सारे मामलात और मौज़ूआत हैं। सबसे पहले तो उन तमाम हज़रात का शुक्रिया जो प्रोग्राम ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि इसको पसंद भी कर रहे हैं और यही वजह है कि बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात पर गुफ्तगू की जाए बिल्कुल। जिसके ऊपर उमूमन टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात करने का मौका कम मिल पाए। और इसके साथ साथ कुकिंग का जो हमारा सिलसिला है उसकी भी काफ़ी पजीराई हो रही है। बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अपने पैगामात भी भेज रहे हैं और बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद भी हैं कि इस जो सेगमेंट है उसमें हिस्सा लें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब इसमें ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह अपने जो सवालात हैं वो हमें भेजते रहिए और मौज़ूआत की जहाँ तक बात है यकीनन हमारी कोशिश हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी कि इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पे ऐसी समाजी मसाइल जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम्स में बात कम होती है। जी बिल्कुल ठीक है यासिर, जिस तरह हमारा हमेशा का यही है कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कुछ ख़बरें देते हैं, तो कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और सबसे पहले बताएं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस्माइल बकाई ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल का दौरा ख़ित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों का तसलसल है। जिस तरह हमने पहले भी जी देखा कि पाकिस्तान ने बतौर सालिस जो है अपना किरदार कितना अहम पेश किया है और एक और दफ़ा जो है फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो तेहरान का दौरा करेंगे और ये ख़ित्ते में जो है एक बार फिर से अमन और आई थिंक जो है ना सालिस का किरदार अदा करना एग्जैक्टली ये बड़ा ज़रूरी वाले हैं। भी जी, है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस सारे अरसे में जब से तनाज़ा इसका बहुत बाकायदा आगाज़ पॉजिटिव रहा हुआ है। है एग्जैक्टली और भरपूर सिफारती कोशिश पाकिस्तान की जानिब से की गई है न सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर इस्लामी ममालिक इस खित्ते में दैट्स हैं ट्रू। उनके दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना। मतलब ये कि इस जंग के बाद बहुत सारी जगहों पर ऐसे मामला भी सामने आए कि जहाँ पर लगता ये था कि इसमें मज़ीद फैलाव आएगा और क्योंकि ये इसराइल की हमेशा से कोशिश रही है कि इस खित्ते में ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता में महाज को गर्म रखा जाए, ना सिर्फ ये बल्कि जो इस्लामी ममालिक हैं उनके दरमियान भी नाचाकी रखी जाए और एक दूसरे को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। तो ये पूरा प्लान का एक हिस्सा रहा। मगर इसमें खुदा का बड़ा शुक्र है कि जी, पाकिस्तान की जो क़यादत है ख़ासतौर पर फील्ड मार्शल साहब और उनकी जो टीम है उन्होंने बड़ी भरपूर इसमें कोशिश की और इस चीज़ को यकीनी बनाया, ना सिर्फ बनाया बल्कि बना रहे हैं। अब बना रहे भी हैं, स्टिल इस अब तक वक्त भी काम इसके ऊपर जारी है कोशिश हो क्योंकि रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब एग्जैक्टली से ये कहा गया था कि माशी जंग वो जो जी मुसल्लत करने वाले हैं बिल्कुल ऐसा ही ईरान है। पर, और अब दोबारा ये दौरा किया जा रहा है। देखते हैं इससे क्या पॉजिटिव हमें, जिस तरह पहले भी हमने बड़ी जी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, जिस तरह तमाम सिचुएशन थी, क्रूशल सिचुएशन थी, दोनों जानिब से हमले किए जा रहे थे और ईरान की जानिब से भी जवाब दिया जा रहा था, अमेरिका की जानिब से भी जवाब दिया जा रहा था। उसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान का जो किरदार था आप सब ने देखा कि कितना अहम रहा है। और मुस्बत एक रहा और है, बिल्कुल दफ़ा ऐसा ही जी, है। अच्छा ये जो मौशी जंग की बात है थोड़ा इसका इसके बारे यहाँ में पे इसके बताएं। बारे में जी, बता देते हैं कि ये मौशी जंग आखिर है क्या। देखिए ये अमेरिका की महज सिर्फ खाम ख्याली है क्योंकि दैट्स ट्रू। ईरान के अंदर ये जो पाबंदियाँ हैं ये गुज़िश्ता 40 साल से जो है इसका सिलसिला जारी है और इसमें इजाफा ही होता रहा है वक्त गुजरने के साथ। मगर ईरान ने इस चीज़ को बहुत पहले अंडरस्टैंड किया, इसको रियलाइज़ किया कि अगर हम पर मौशी पाबंदियाँ लगेंगी जो कि मुमकिन तौर पर लग गई थी और इसके साथ साथ अगर इसके सिलसिले में मज़ीद इजाफा होगा तो ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर सर्वाइव कैसे करना है और उसके साथ जी, साथ ये भी मेक श्योर करना है कि हमने अपना दिफाई निज़ाम जो है वो कैसे मुरतब करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी ख़ित्ते में, क्योंकि ये सिचुएशन जो है बहुत देर से इसका इंतज़ार हो रहा था, एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये कुछ हो सकता है। और बिलाखिर अमेरिका के पास बड़ी बदकिस्मती अमेरिका की ये रही कि उनके पास जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं उनके आते ही कुछ ऐसे फैसले किए गए जिसके बाद पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई और ना चाहते हुए भी उन्होंने इजरायली लॉबीज़ जो उनके साथ काम कर रही हैं, उनकी काबीना के अंदर लोग शामिल हैं जो उनके बड़े हामी हैं
اور براہ راست اس کے ساتھ شامل ہیں سارے پلان کے اندر، اس ایجنڈے کے اندر گریٹر اسرائیل کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو ان کی یہ پوری کوشش رہی کہ کسی بھی طرح ایران کے اوپر جو ہے وہ مزید پابندیاں سخت کی جائیں، نہ صرف پابندیاں لگائی جائیں بلکہ اس کو باقاعدہ نشانہ بنایا جائے، اس کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے اور اس کے ایٹمی پروگرام کو بھی بالکل. نشانہ بنایا آن دی جائے. ادر ہینڈ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ناؤ اسٹریٹ آف ہارمز کو وہ اپنا ہی حصہ قرار دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز اب ہمارے انڈر آ چکا ہے، جبکہ ساری دنیا یہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ابھی آئی تھنک ٹریڈنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. جس طرح تمام تر پابندیاں تھیں اس کے بعد بھی اب دوبارہ سے وہاں پر. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو مینٹالٹی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص ذہنی بیماری کا جو ہے وہ شکار ہے. اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو فوراً سے سینیریو تھا، ویسے تو اس کے بعد ہی پوری دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی، خاص طور پہ ویسٹ کے اندر، مگر یہ کہ شاید یہ اسی ذہنیت کے حامل ہیں، کیونکہ اگر ان کی بلڈ لائنز بھی دیکھیں تو یہ وہیں سے چلے آ رہے ہیں. جرمن ہی ہیں بیسیکلی، جو ان کے آباء و اجداد ہیں جرمنی سے ہی ان کا تعلق تھا. یو نیور نو کہ جرمنی کے کسی حکمران سے بھی شاید ان کی بلڈ لائنز ملتی ہوں. بظاہر ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ، طرز حکمرانی شاید اسی کے اوپر جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جس طرف نشاندہی کر رہا ہوں. تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ اسی دور میں ابھی تک رہ رہے ہیں جہاں پر کالونیز بنانے کا سلسلہ جاری تھا، جہاں پر جو ہے انویژن کر لی جاتی تھی، جہاں پر دوسرے ملک کے وسائل پر قابض وہ کالونیز ابھی بنا رہے ہیں. سر آپ نے دیکھا اے آئی کی مدد سے وہ تمام پھر اس طرح کی جو ہے نا امیجز بنا کر ایکس پر ڈال رہے ہیں کہ یہ جی ہمارا حصہ ہو چکا ہے، یہ ہماری کالونی ہو چکی ہے، میں نے پوری دنیا کو بچا لیا ہے. اس طرح کی وہ اے آئی جنریٹڈ جو ہے نا پکچرز بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں آج کل. بالکل ٹھیک ہے. بس لاسٹ میں ایک چیز جس کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا، اگر نفسیات پڑھنے میں آپ کی دلچسپی ہے یا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں ضرور پڑھیے گا. اس کے بارے میں آئی تھنک ہمیں بتانا چاہیے اپنے پروگرام میں. ضرور بتائیں گے، کسی دن ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ضرور بتائیں گے. چلیں آج اس کو رہنے دیتے ہیں، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ جب موقع ملے گا آپ کو ضرور بتائیں گے بھی کہ ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں یا اس بیماری کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے. بس مختصراً یہ کہ ان کو سوائے اپنے اور دنیا میں کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو یہ اس بیماری کا اور اس طرح کی پرسنالٹیز ہم ہر دوسرے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ نارسسٹ ہیں. تو جب ہم یہ پروگرام کر لیں گے نا تو پھر آئی تھنک آپ لوگوں کو جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نارسسٹ ہوتے کون ہیں. بالکل ایسا ہی. نیکسٹ سٹوری آپ کو بتا دیں کہ ایران اس وقت بھی حالت جنگ میں ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ معاشی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا کر رہا ہے. ہم امریکہ کی سخت پابندیوں کے سامنے ثابت قدم ہے. ایران غیر مساوی جنگ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور یہ وہی پابندیاں جس کا کچھ دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ پابندیاں مزید اگر لگ بھی جاتی ہیں تو اب اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے اور نہ اس سے پہلے نکلے ہیں. تو ایران نے اس چیز کو میک شور کیا کہ یہ جتنی بھی اپنے معاملات ہیں، خاص طور پہ تجارت وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کو کیسے چلایا جائے گا. اور اس کے بعد بھی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پابندیاں ہونے کے بعد بھی ویسٹ کو بڑی تعداد میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ ہو رہی تھی، تھرو اسٹریٹ آف ہارمز ہو رہی تھی، اور ایرانی آئل بھی جو ہے وہ ان کی مارکیٹ میں جا رہا تھا. اس سلسلے کو تو نہیں روک سکے. اس کے علاوہ باقاعدہ تجارت کے اوپر پابندیاں ضرور لگی ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی شو کرنے کی بات کی گئی. اس آئی اے کے پروگرام سے جو ہے وہ مشروط کر دیا گیا کہ اگر ان کے نمائندے گو تھرو دیتے ہیں یورینیم کے ایشو کے اوپر، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر اگر ان کو نرمی دکھاتے، یورینیم کی افزودگی کو اگر کم کر دیتے جو اس کے معیار کے مطابق ہے، تو یقیناً پھر یہ پابندیوں کو جو ہے وہ اپلفٹ کیا جا سکتا تھا. مگر ایران نے اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ تاحال یہ معاملہ جو ہے اسی طرح جاری ہے. تو تجارتی جو نرمی آئی ہو سکتا ہے اگلے فیز میں ہمارا یو نیور نو کہ اب جو ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے جو ڈائلاگ ہوا اس میں کافی حد تک ایران نے اپنی جتنی شرائط تھیں اس کو تسلیم کروا بھی لیا اور اپنی بات کو منوا بھی لیا. یہی شاید سب سے بڑا جول تھا جو امریکنز کو، ان کی ایڈمنسٹریشن کو اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور ان کے جو الائی ہیں اسرائیل، ان کو لگا تھا. تو اسی وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے ایک دفعہ پھر اس کا آغاز ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک الوداعی ملاقات کے حوالے سے بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن عبد المالک کی نے ایوان صدر میں الوداعی ملاقات کی اور پاکستانی عوام کی محبت اور تعاون پر اظہار تشکر کیا. یہ ملاقات جو ہے الوداعی رہی. ہم نے دیکھا کہ سعودی سفیر جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پاکستانی دورے پہ اور اب وہ جا چکے ہیں. تو یہ تھی اپڈیٹ اس حوالے سے. اچھا یہ سوری میں ایک چیز کریکٹ کر دوں، جو سفیر ہوتے ہیں یہ یہاں پر جو ایمبیسیڈرز ڈپلوائے کیے جاتے ہیں یہ ان کی وہ ہو رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے.
उनका टेन्योर जो है वो मुकम्मल हुआ है मुकम्मल हो और चुका अब है। वो अपने मुल्क जो है वो मुल्क जा रहे वापस जा रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है यासिर, और एक और बड़ा अहम टॉपिक है जिसके जी। हवाले से हमें कुछ अपडेट दे दें, वो मीर रज़ा के हवाले से है बिल्कुल ठीक है। कि उनकी जो अब तहकीकाती टीम है उसमें एक पेशरफ्त सामने आई है जी। जिसमें कहा है कि जुडिशल कमेटी बना दी जाएगी अब ओके। उनकी, लेकिन उनकी जो फैमिली है ना वो इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, ये हमने पहले रहेगा। भी आपको बताया था कि ये मुमकिन नहीं है कि जो डिसीज़्ड फैमिली है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो आई एम वेरी सॉरी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कुछ दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन नहीं है। यही वजह है कि जो फैमिली है उसके रिजर्वेशन हैं, उसके कुछ कंसर्न्स हैं, वो बार बार शो कर रहे हैं इस हवाले से। और इवेंचुअली अगर ये उनके लिए मैसेज है कि अगर वो पाकिस्तान में कहीं से भी करवाएं, कानून पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह जो है वो काम करता है। यहाँ पर यही होता है कि मनमाने अफसरों को लगाया जाता है और ज़ाहिर है कि वो भी इनकॉम्पिटेंट हैं, तो तफ्तीश का कोई नतीजा खातिर खा नहीं निकलना। बहरहाल जिस डायरेक्शन में जा रही है बस इसके ऊपर ये कह सकते हैं। अच्छा, फैमिली की जानिब से भी यासिर कुछ वीडियोस उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने कहा है कि उनको जो सिक्योरिटी दी हुई थी, प्रोटोकॉल दिया हुआ था, वो बिना इन्फॉर्मेशन के उनसे वापस ले लिया गया है और फिर बहुत सारी गाड़ियाँ उनको फॉलो करते हुए नजर भी आई। इन्होंने ये भी, उनकी सिस्टर ने आई थिंक ये वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा कि जैसे ही वो घर से निकल रहे थे तो कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो उनको फॉलो कर रही थी और जो सिक्योरिटी है वो उनसे ले ली गई है। जी बिल्कुल जी, ये सिचुएशन रहती है। अब मज़ीद ये कि इसके ऊपर अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके कोई खातिर खा नताइज नहीं निकले हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे इसके अंदर लूप होल्स मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डॉट्स को मिलाना अभी बाकी है। वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है इसमें, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हुकूमतों के पास इस तरह के केसेस इससे पहले भी आते रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकलता रहा है। मैं आपको एक वाक़या याद दिलाता हूँ कि चकवाल के अंदर, साहिवाल के अंदर इनफैक्ट एक वाक़या हुआ था। पूरी फैमिली जो है वो गाड़ी में उसको रोक कर जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर क्या होता रहा, उसके बाद इंक्वायरीज़ होती रहीं और फिर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने आके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इसको साबित करने की कोशिश की गई कि जो डिसीज़ फैमिली थी सब के सब वो लोग जो थे वो शायद कोई टेररिस्ट थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बहरहाल नतीजा यहाँ कोई निकलने वाला नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, बड़ी तकलीफ से बात मैं कर रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ को कभी भी इस तरह के केसेस में कोई नतीजा नहीं निकलता। अगेन क्योंकि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, अगर आप जाकर परसेप्शन इंडेक्स देखें, दुनिया के और बहुत सारे इंडिकेटर्स अगर आप उनको फॉलो करें, आपको पता चलता है कि आप खड़े कहाँ पर हैं। दुनिया के जब आप बॉटम आउट कर रहे हो, दुनिया के उन ममालिक में आपका शुमार हो जब से वर्स्ट यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वहाँ पर आप क्या होप रखेंगे कि इस तरह के केसेस का कोई नतीजा निकल सकता है। एक और बड़े अफसोसनाक इंसिडेंट पेश आया रावलपिंडी में, जिनका नाम है हिना जावेद, उनको कत्ल कर दिया गया है। उनके हस्बैंड और उनके जो मुलाजिम थे घर में, उन दोनों ने मिलके इनको जो है वो कत्ल कर दिया और 20 अगस्त को उनके वॉशरूम से उनकी लाश मिली है और उनकी जो लाश है उनमें देखा गया कि उनके हाथ बंधे हुए थे और गले में फंदा था और इस पर भी अभी जो है टीम बना दी गई है, तफ्तीशी टीम बना दी गई है और इस पर भी देखते हैं कि क्या फैसला आता है। एग्जैक्टली, इस पर भी अभी टीम बनेगी, फिर इसके भी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद 10 पोस्टमार्टम और होंगे, फिर उसके ऊपर दोबारा से कोई रिपोर्ट बनेगी, फिर इसको रद्द कर दिया जाएगा, फिर एक और रिपोर्ट इसके ऊपर बनाई जाएगी, फिर ये देखा जाएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में हुआ है। आप देख सकते हैं लड़की की 40 साल आई थिंक इनकी एज है और इनके बारे में बताया जा रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस का ये निशाना बनती रही है माजी में भी और एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो फैमिली केसेस होते हैं ख़ासतौर पर इस तरह के केसेस में होता क्या है इसमें, ज़रा अब ये भी आपको बता देते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। होता ये है कि पाकिस्तान में कानून का किस तरह इस्तेमाल होता है। एक दफ़ा आपको याद है कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के वक्त जो है वो एक दफ़ा लगाई जाती है जिसके अंदर जो हवाई फायरिंग अगर जीतने वाले कैंडिडेट या उसके हामी अगर करेंगे तो उनको उठा के जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा 10 या 15 दिन के लिए उसकी मुद्दत होती है। बहरहाल होता ही है कि वो जब इलेक्शन जीत लिया जाता है तो फिर फायरिंग का इस्तेमाल होता है बेदरीग और फिर खुशी के अंदर फायरिंग और ना जाने क्या कुछ होता है। फिर वो जाके ख़ुद गिरफ्तारी पेश करते हैं वो लोग जो फायरिंग करते हैं और मैं सिर्फ 6 या 7 दिन के अंदर वो छूट कर वापस आ जाते हैं। उससे उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है उसमें भी इजाफा हो जाता है, उसमें भी एक जो है वो हाइप आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो हम इन सारी चीज़ों को जो है बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यहाँ पर भी यही होता है
कि इस तरह के जो लोग होते हैं, या ऑनर किलिंग कह लें या डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई शिकार है, अगर कोई इस तरह का हो जाता है, तो हमारे कानून के अंदर ऐसा कोई वो पॉलिसी नहीं है, या आप समझ लें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है कि इसके ऊपर कोई रियासत जो है वो काम करे। जाकर कल्प्रेट ने जाके अदालत के सामने पेश हो जाना है, कन्फेशन अपना रिकॉर्ड करा देना है कि किन सर्कमस्टांसिस में हुआ है, और फिर उसके बाद जो होगा मैं मज़ीद उसका लेकिन आप मर्डर को किस तरह जस्टिफाई करेंगे? जिस तरह ये वाला केस है हिना जावेद का, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाते हुए उनको कत्ल किया गया है, ये तो शवाहिद मिल चुके हैं। तो इस पर फैसला देना कितना ही मुश्किल है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ मारा, कि बड़ी बदकिस्मती है कि ये कोई पहला या दूसरा वाक़या नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अदालतों के अंदर इस तरह के केसेस तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद केस याद है, उसके हवाले से भी जो है सजाए मौत उनको दे दी गई थी। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा आपको बताते हैं चीनी के हवाले से एक स्टोरी है, वो आपको बताएं कि हुकूमत ने मुल्क में कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर बाहर से चीनी मंगवाई थी। हुकूमत ने चीनी दरामद करने के लिए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ की छूट भी दी। तमाम टैक्सेस की छूट के बावजूद बरामदी चीनी मकामी मार्केट से महंगी पड़ी। हुकूमत ने पहले शुगर मिल्स को बरामदी चीनी उठाने का कहा, मगर जो मिल्स मालिकान ना माने, फिर हुकूमत ने शुगर मिल्स के पोर्टल बंद कर बरामदी चीनी बेचने की कोशिश की। तमाम तर कोशिशों के बावजूद गैर मेयारी और महंगी चीनी मार्केट में फ़रोख्त ना हो सकी। पुरानी चीनी मौजूद होने के बाइस मुल्क में चीनी का इजाफी स्टॉक मौजूद है। शुगर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत से सरप्लस चीनी बरामद की इजाज़त देने पर इसरार कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड इसका बता देते हैं हमारा, कि ये आखिर सिलसिला है क्या। देखिए, चीनी एक ऐसी कमोडिटी है हमारे मुल्क में जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, और अब पता नहीं क्यों हमारी ये मजबूरी, हमने शायद इसको बना लिया है कि इसके बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं है। पूरी दुनिया में शायद ये वाहिद कमोडिटी होगी जिसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर इसकी समहाउ शॉर्टेज हो भी जाए तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन माजी में भी हमने पाकिस्तान में कितने बहरान, चीनी का बहरान, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, बहरान जो होते हैं ना, ये सारी एक खुद साख्ता, खुद पैदा की हुई एक सिचुएशन होती है जो बनाई जाती है। ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, इसको कैसे बढ़ाना है जिसकी वजह से इसकी मांग में इजाफा हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ ये है कि जितने भी ये शुगर मिल एसोसिएशन हैं, इसमें बैठे हुए लोग हैं, ये जो शुगर मिल्स ओन करते हैं, ये वही लोग हैं जो पॉलिसी मेकर हैं। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि शायद दुनिया में आपको जो है कहीं और नज़र नहीं आएगी। कि सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मिसाल अगर कहीं मिलती है वो पाकिस्तान में। यही लेजिस्लेटर भी हैं, यही पॉलिसी मेकर भी हैं, और यही वो लोग हैं जो मुल्क का फ़ैसला करते हैं। तो बहरहाल ये सबसे बड़ा एक हमारा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम हमेशा जो है प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। इससे पहले हुकूमत के अंदर ये हुआ कि आपके पास 60 लाख टन और इसके करीब जो है वो शुगर ऑलरेडी मौजूद थी, उसके बावजूद आपने एक सिचुएशन क्रिएट की और बाहर से जो वो चीनी मंगवा ली। अब यहाँ पर होता ये है कि यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि जो उनकी चीनी जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करके पैसे कमाए जाएं, और यहाँ की मार्केट को केटर करने के लिए उनके पास बहुत सारे और दीगर ऑप्शन होते हैं। गवर्नमेंट्स को बहुत सारी जो हैं वो और भी आप समझ लें कि इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाते हैं, जिसके बाद ही पूरा एक गेम है जो ये बनाया जाता है। मेरे लोगों से हमेशा ये गुजारिश करते हैं कि खुदा का वास्ता है, पूरी दुनिया में इस कमोडिटी के ऊपर ये कुछ नहीं होता। इस कमोडिटी ने पर्टिकुलर हमारी पूरी की पूरी न सिर्फ ज़राअत को मुतासिर किया है बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी को इधर से उधर कर दिया। यही वजह है कि ज़रा सी शॉर्टेजेस आती है, हुकूमतों को इन्हीं के लोग बैठे हुए जो वो लिख कर देते हैं कि आप बाहर से चीनी मंगवा लें, और जब वो बाहर से चीनी आ जाती है तो वो महंगे दामों में जो मार्केट में जो वो फ्लोट की जाती है। नतीजा ये निकलता है कि इसको इंपोर्ट भी जो कर रहे हैं वो भी यही लोग हैं जो इसको इंपोर्ट करके मार्केट में बेच रहे हैं। तो प्राइस पैरिटी कभी भी कंट्रोल नहीं होगी, सारा का सारा गेम इन्हीं के हाथ में है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो लोगों से गुजारिश है, बल्कि गुजारिश तो हम नहीं करते, ये आपके लिए है, अगर कभी आपको वक्त मिल जाए लोड शेडिंग और दीगर कामों से तो ज़रूर सोचिएगा कि इसको अपनी ज़िंदगी से कैसे आपने निकालना है। एक दफ़ा जब आप इससे जान छुड़ा लेंगे, आप यकीन करें कि ये मिल्स और ये जितनी भी जो पॉलिसी मेकर हैं, ये खुद जो है वो ये सारा सिलसिला जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसके बारे में ज़रूर संजीदगी से सोचें। जी बिल्कुल ठीक है। वेदर की अपडेट देते चलें। जिस तरह मौसम के जो हालात हैं हमारे मुल्क में बड़े खुशगवार हैं, और रावलपिंडी का जो हमने सूरत हाल आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में बताई थी कि अब 9-10 दिन हो चुके हैं यहाँ से। कल रात भी वहाँ बारिश हुई है, लेकिन अब वो सिलसिला आई थिंक रुक गया है, थम गया है बारिश का, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वहाँ पर 8-9 दिन तक बारिश होती रही है, और तूफ़ानी बारिश गरज चमक के साथ। नाला लई की सूरत हाल थी इस तरह की, नाला लई भी भर गया था, सड़कों पर पानी। कल तो मैं फुटेजेस देख रही थी आज के अंडर पासिस में भी पानी भर चुका है वहाँ पे। रावलपिंडी की बात करें, इस्लामाबाद रावलपिंडी में इतनी कमाल की बारिश हुई है, उसकी वीडियोज़ जो है ना वो हम सारी कराची वाले बड़े शौक से देख रहे हैं। लेकिन कराची में भी थोड़ी सी ब्लेसिंग हमने देखी कि जो मौसम है ना वो कराची का खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है,
اور ابر آلود بھی ہے موسم، لیکن بارش کا اتنا کوئی یہاں پر نہیں ہے. ہلکی ڈرزلنگ ہم نے دیکھی. کل رات بھی کراچی شہر میں جو ہے موسم بہت خوشگوار تھا. اور کراچی میں جب اس طرح کا موسم آتا ہے نا تو لوگ پکنکس کی جانب بہت جو ہے نا پلانز بنا رہے ہوتے ہیں, بیچز پہ جا رہے ہوتے ہیں, فیملی جو ہے مل کے جا رہی ہوتی ہے. جس طرح ویکینڈ بھی گزرا, میرے بہت سارے فرینڈز ہیں جو پکنک پر گئے ہیں. اور کراچی والوں کے لیے تو یہی خوشی ہے کہ یہاں بس گرمی کی شدت میں کمی آ جائے, لوگ ہمارے خوش ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح نقشہ کھینچا. اس سے زیادہ اور اس میں کیا اضافہ کیا جائے, بس اگر ہمارا نے یہ بات بتا دی ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شہر کراچی میں ضرور ہوتے ہیں, لیکن مقامی لوگ کم ہوتے ہیں جو تفریحی مقامات کا رخ کرتے ہیں. بس یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. بہرحال لیکن یہ کہ یہ صورتحال رہتی ہے. باقی دوسری جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر چند لمحے کی بارش میں پورے شہر کا جو نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. آج تاریخ تک, گزشتہ روز بھی, ہفتے کے اختتام تک اور اس سے 4 دن پہلے تک کراچی شہر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ ٹریفک جام کا رہا. اور لوگوں نے گھنٹوں ٹریفک میں پھنس کر پورا دن اپنا گزارا ہے. دفاتر کے بعد لوگ یہاں سے جب دفاتر سے نکلے ہیں تو رات 11 بجے جو ہے وہ 6 بجے اگر وہ آفس سے نکلے ہیں تو رات 11 بجے اور کہیں لوگ 1-2 بجے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. یہ مستقل بنیادوں پر یہ کچھ ہو رہا ہے شہر کراچی کے اندر. تو یہاں پہ بارش کی کیا ہی بات کی جائے. چند لمحوں کی بارش میں 6 یا 7 منٹ کی بارش کے اندر اس شہر کا وہ حال ہوتا ہے جو ناقابل بیان ہوتا ہے. کئی ماہ تک اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. جی, ایک اور بھی وجہ آپ نے ہمارا بالکل صحیح نشاندہی کی, میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں. پروٹیسٹ کے حوالے سے نا, جو پیٹرولیم کے حوالے سے اور بجلی لیوی کے حوالے سے روڈز پہ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف میر رضا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی ٹریفک کا نظام جو ہے درہم برہم ہے. اور آن دی ادر ہینڈ اگر بارش ہو جاتی ہے, جس طرح یاسر آپ بتا رہے تھے کہ سپٹمبر میں آئی تھنک کراچی میں ہو سکتی ہے بارش, یہ ان کی پریڈکشن ہے. پہلے آپ نے بتا دی ہے یہ بات, لیکن چلیں اب میں نے نہیں بتائی, میں نے کہا تو نہیں ہے بارش. یہ یاسر کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کراچی میں بارش ہونے والی ہے. دیکھیے ایک بات صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, اگر آپ سائنس سے آپ کا تعلق ہے, ویسے پاکستان میں تو کسی کا تعلق نہیں ہے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. اگر آپ یہ جو چیٹ جی پی ٹی جس کے ذریعے تصویریں بناتے ہیں نا, اگر اس کے ذریعے بھی انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا. پوری دنیا میں ایک کلائمیٹ چینج آیا, اور وہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, یہ ایسا ہے کہ جن ممالک میں بے انتہا سردی پڑا کرتی تھی موسم سرما میں, وہاں اب سردیوں کے دور جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں وہاں پر اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی کہ جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ غیر معمولی بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے, اور اسی طرح ان مواقعوں پر یا ان مہینوں میں بارش ہو رہی ہے جہاں پر عموماً بارشیں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج آیا ہے, اس کی وجہ سے ان خاص طور پہ مہینوں میں, جیسے میں نے ابھی آگے چل کر پریڈکٹ کیا ہے کہ اگست کے بعد سپتمبر, اکتوبر اور نومبر میں جہاں عموماً کراچی میں بارشیں نہیں ہوا کرتی, وہاں سے ہو سکتا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو. اور یہ پورے اثرات دنیا میں بھی نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورا یورپ جو ہے اس میں شدید گرمی جو ہے وہ حالیہ دنوں میں ریکارڈ کی گئی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں پاکستان کے جو اپر ایریاز ہیں, وہاں پر گلیشیئر بڑی تیزی سے جو ہے وہ پگھلتے چلے جا رہے ہیں. پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس کو دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر, پاکستان میں پانی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے, سب سے بڑا ریسورس ہے, وہ اگر اسی طرح اب پگھلتا چلا گیا گلیشیئر تو بہت آنے والے وقت میں جو پانی کی قلت ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے یاسر, سٹوریز اب تک کے لیے اتنی ہی ہیں, اور بریک لے لیتے ہیں. یہاں بریک کے بعد آپ کو شیف سے بھی ملوائیں گے اور مزید باتیں بھی آپ سے کی جائیں گی. تو بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.